जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स फ्लाई एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं आप होस्ट और दोस्त राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका। ये चैनल उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कुछ सपने देख रखे हैं, जिन्होंने अपने माता पिता परिवार सभी के लिए देख रखे हैं। मैं चाहता हूं कि सबके घर में एक सरकारी नौकरी हो, आप उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ें, देश को उन्नति की तरफ लेके जाएं। चलो इसी माध्यम से शुरुआत करते हैं चैप्टर भाषा, जो कि एक हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको मौखिक भाषा विद चित्र सहित, जैसे ये दिखाए गए हैं चित्र, वो सभी चित्र मिलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। भाषा भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। परिभाषा जान लेते हैं। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या जानते हैं, दूसरे वाले से कैसे फील करें, कैसे उसको बताएं, ये सब कुछ भाषा के अंतर्गत आता है। अगर हमें अपने विचार किसी दूसरे को समझाने हैं तो उसको बताने का दो ही तरीके हैं, या तो आप लिख करके बताएं या बोल करके या संकेत के द्वारा। मगर भाषा हमारी हिंदी में मुख्य रूप से दो प्रकार के माने गए हैं। नंबर एक मौखिक भाषा, जैसे कि ये गुड़िया अपने मम्मी पापा से बात कर रही है बोल करके, ये और मम्मी पापा इसको जवाब दे रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा प्रयोग कर रही है? वो है आपकी मौखिक भाषा। नंबर दो पे आते हैं लिखित भाषा। जैसे ये गुड़िया कुछ अपने विचारों को लिख रही है, कुछ पढ़ रही है। जैसे भाषा के चार कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। ये चार कौशल सर्वोपरि हैं। सबसे ज़्यादा इनको याद रखें और इनके क्रम को याद रखें। सबसे पहले बोलना होगा, फिर सुनना, फिर लिखना और उसके बाद पढ़ना। इसी माध्यम में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है मात्र प्लस भाषा। मातृभाषा दो शब्दों से मिलकर बनी है, मात्र और भाषा। माँ द्वारा प्राप्त भाषा वह भाषा जिसे बालक अपने माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे ये छोटू माँ माँ कह रहा है अपनी माँ को। ये चित्र में देखिए, छोटा सा बच्चा है, बड़े प्यार से अपनी माँ को माँ बोल रहा है। ये कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा, जो कि इसकी माँ ने इसको सिखाई होगी, जो इसके परिवार की भाषा रही होगी, वही ये बच्चा आगे बोलेगा। इसके बाद राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के अंतर्गत आप जानेंगे, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश देशवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा कौन सी होगी? हिंदी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे जापान की जापानी होती है, चीन की चीनी होती है, फ्रांस की फ्रांसीसी होती है, ब्रिटेन की अंग्रेजी होती है। बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे देश भारत, उसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। संविधान में कई बार कानून पारित हुए, मगर कभी अनेक धर्म, मजहब, भाषा, संस्कृति की वजह से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका। आगे नंबर इसी क्रम में राजभाषा। राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग कार्यालय में काम काज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। जैसे हमारे ऑफिस में जो भी वर्क होता है,
तो वो ज़्यादातर हिंदी में होता है। तो वो हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा है। राजभाषा अर्थात राजकाज, राजभाषा में अंतर है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, इसे एक ना समझें, ये अलग अलग हैं, दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग है। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी और तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण जानने के लिए आपको ये पॉइंट जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब आप एक नोटबुक पर लिखते चलें, वीडियो को पॉज कर लें, रोक रोक के लिखें, ठीक है। जैसे 14 सितंबर 1949, ये पॉइंट बेहद ज़रूरी है, को संविधान के अनुच्छेद 343, ये भी लिख लें आप, 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इससे कई क्वेश्चन बने कि हिंदी भाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 343 में, और किस वर्ष कब हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। कब लागू हुआ, तो 14 सितंबर 1949 को। इसके अलावा संपर्क भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे एक छोटे से इलाके में जो भी भाषा बोली जाती है, जैसे आदिवासी अपनी अलग क्षेत्रीय भाषा होती है उनकी, वो अपना अलग संपर्क करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी हमारी संपर्क भाषा है और राजभाषा भी है, ठीक है। वैसे ही जिन जिन लोगों के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं और उनकी फीलिंग, उनके भावों को, विचारों को सामने वाला समझता है, वो उसकी संपर्क भाषा होती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। ये भी आप कहीं नोट कर लें कि हिंदी की भारत की कौन सी है संपर्क भाषा, अंग्रेजी है, वो भारत की हिंदी है, विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत के मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये भी आप कहीं नोट करें। आप जब भी आप बैठा करें, डेली आपको क्लास मिलेगी 8 बजे, देश की सुपरहिट हिंदी, जो आपको यूपी टेट, पुलिस, रेलवे, जहाँ जहाँ हिंदी आती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी है, जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनके लिए भी आपको यहाँ विद कंपटीशन हिंदी मिलेगी, ठीक है। जैसे भारत के मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है। वे सभी इस प्रकार है, जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो और इसके अलावा डोंगरी, ठीक है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी, ठीक है। हिंदी भाषा की विशेषताएं और उपलब्धियां जान लेते हैं कि हिंदी भाषा से हमें क्या क्या उपलब्धि मिली और उसकी विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट कि हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है, जो वैज्ञानिक यूज करते हैं वो भाषा है, और ये हमारी सनातन धर्म वाली भाषा है जो हमें देवी देवताओं से मिली। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है, क्योंकि हिंदी देवनागरी की लिपि के अंतर्गत आता है। देवताओं ने जो भाषाएं बोली हैं उसी से हिंदी का उद्गम हुआ है, संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ, संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह मॉरिशस, फिजी, त्रिदाद, सूरीनाम, मलेशिया आदि में भी बोली जाती है। एक और जैसे प्रसिद्ध डॉक्टर जयंती नौटियाल के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि हिंदी भाषियों की संख्या चीनी बोलने वाली, चीनी जो बोलते हैं चीन के लोग, उनसे कई गुना अधिक है, बहुत अधिक है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई गई हैं। अगर फिल्में कहीं बनाई गई हैं किसी भाषा में तो सबसे ज़्यादा हिंदी में है। हिंदी का जो शब्द भंडार है वो लगभग 1 करोड़ से भी अधिक है, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको,
वो सभी आप अपनी नोटबुक लेके बैठा करें और उसको नोट भी कर लिया करें। जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल उस पर मिल जाएगी। यही नाम सर्च करेंगे जो गूगल पे है, वही टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम पे हमारा लोगो जो कि शुरुआत में दिखाया गया, जैसे ये आपको शुरुआत में दिखाया गया है, ये वाला लोगो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको और ये नाम आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, लोगो ये लगा होगा, देख लेना और उसको ज्वाइन कर लो, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, आप आगे जैसे अगला, वह दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व की संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। जिससे उसकी शुरुआत हो चुकी है कि UN में हमारी हिंदी भाषा को मान्यता दे दी गई है कि अब जो भी काम हुआ करेगा वहाँ आप हिंदी में देखे जाएंगे। ठीक है, आपके कामकाज भाषा को वैल्यू दी जाएगी। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने UN में हिंदी में भाषण दिया था, तो मजाक बनाया गया था कि क्या भाषा है। आज उसी UN में हमारी भाषा को अलाउ कर दिया गया है। आगे जानते हैं बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस कवितावली अवधी में लिखी, जो अवध की भाषा है। सूरदास ने सूरसागर जो उनकी बहुत ही फेमस रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई। तथा विद्यापति ने पदावली, ये आप नोट कर लें, विद्यापति ने पदावली और सूरदास ने सूरसागर, तुलसीदास ने रामचरितमानस, ये कौन कौन सी भाषाएं में लिखी हैं। पदावली लिखी गई है मैथिली में। फिर उसके बाद उपभाषा किसे कहते हैं वो जान लेते हैं कि उपभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, वह बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे कोई बोली है आपकी और उसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होती है। बस इतना ही अंतर है, इतना जान लीजिए कि जो बोली है उसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, मगर उपभाषा में साहित्य की रचना होती है। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती है। जब वो उसका क्षेत्र छोटा था तब बोली थी, और बोली का ही क्षेत्र बड़ा हो गया तो वो क्या कहलाया, उपभाषा। हिंदी की उपभाषा व बोलियां, हिंदी को जो भी बांटा गया है उनकी बोलियों में बांटा गया है। तो हिंदी को पहले उपभाषा 5 मानी गई हैं। हिंदी को 5 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती हैं, 4 आती हैं। ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। फिर उसके बाद नंबर 2 पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। नंबर 4 जान लेते हैं पहाड़ी हिंदी, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, गढ़वाली, कुमाऊनी। नंबर 5 पे मागधी, मगही, भोजपुरी और अंगिका। ये आपके इस तरीके से 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, वो आप नोट कर लें। इसी क्रम में आप लिपि का अर्थ होता है लीपना। जैसे घर में लिपते हैं, छोटा बच्चा उसको पेंसिल दे देते हैं तो वो लीपा पोती करता है, वैसे ही तो जो हम शुरुआत से वर्णमाला सीखते हैं तो वो एक लीपना ही होता है। ठीक है, वही धीरे धीरे सुधार कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा लिखने लगते हैं, तो वो कहलाता है लिपि। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जो हम उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं, वही ध्वनि जब हम लिखने बैठ जाएं तो वो क्या कहलाएगी, लिपि। हमारी लिपि कौन सी है, हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में
संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली आदि लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी ही देवनागरी में लिखी जाती है। इसमें संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली ये सब भी लिखी जाती हैं। जैसे अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रांसीसी रोमन लिपि में लिखी जाती है। जैसे 3 भाषा कौन कौन सी? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, ये रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर, ये विशेष करके आप जान लें कि जो हमारी लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। और जो उर्दू है, जैसे हम फारसी में जानते हैं कि उसकी लिपि फारसी है, तो वो लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर, मतलब सीधे हाथ से टेढ़े हाथ की तरफ, ठीक है, उल्टा चलती है। सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल ड्रीम सप्लाई एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म। ये कैपिटल अक्षर में आप लिखेंगे यूट्यूब पे और आपको वो सामने लोगों मिल जाएगा। उसी लोगों को जो हाथ से आपके सपनों की तरह एक चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रही है। चलो आइए दोहराते हैं जो भी हमने आज पढ़ा, उसी को पूरा आओ दोहराएं। भाषा द्वारा विचारों व भावों का आदान प्रदान होता है। जो भी हम जानते हैं, बोलते हैं, हमारे मन में जो भी फीलिंग आती है वो सामने वाले को देना ही भाषा कहलाती है, ठीक है। चाहे वो लिखित भाषा हो, मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो। हिंदी 2 भाषाओं को मानता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। ये हमारा हिंदी मानता है। सांकेतिक भाषा को वैल्यू नहीं दी गई, विद्वानों ने उसको नहीं माना है। अगला, मातृभाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। सबसे पहले अगर वो किसी की भाषा सीखता है तो वो अपनी माँ की सीखता है, परिवार की सीखता है। उसके बाद ही जब वो घर से बाहर निकलता है तब वो अन्य भाषाओं को जानता है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। अगर जैसे किसी देश में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है तो उस देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी होगी। हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। जैसे प्रशासन करता है, संविधान करता है, कानून में जो भी भाषा लिखी गई है वो हमारी राजभाषा है। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा है तो हमारी राजभाषा हिंदी है। क्षेत्रीय भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप, मतलब थोड़ा कम विकसित हुआ है और छोटे से इलाके में बोली जाती है, छोटे एरिया में बोली जाती है, तो वो जैसे ये छोटे इलाके में बोली जाती है तो वो क्षेत्रीय रूप बोली कहलाएगा, ठीक है। उपभाषा का विस्तृत रूप, अगर उपभाषा जो है वो बोली का बड़ा रूप हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? उपभाषा। बोली पहले अगर क्षेत्रीय रूप में तो बोली है, वही बड़े इलाके में बोली जाए, एक प्रदेश में बोली जाए तो उपभाषा हो जाएगी, ठीक है। लिपि ध्वनियों का लेख की विधि होती है। जो हम ध्वनि होती है जानते हैं वो उसी को लिख देते हैं। जो भी आवाज़ें सुनते हैं, हम बोलते हैं, वो सब लिख दिया तो वो क्या कहलाएगी? हमारी लिपि। हिंदी साहित्य का संचित ज्ञान कोश होता है। जो हिंदी साहित्य है, साहित्य किसी भाषा का, किसी भी भाषा का, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, या सबके अपने अपने साहित्य होते हैं। जैसे हिंदी का साहित्य होता है, उर्दू का साहित्य होता है, सब भाषाओं का साहित्य होता है, तो वो संचित ज्ञान कोश होता है। आगे, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व प्रयोग सिखाता है। व्याकरण इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि वही हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना ये सब सिखाता है, ठीक है। और देखिए जो भी वीडियो होगी, आप अभी हो रहा है 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आपको थोड़े थोड़े मैटर पे ही सब कुछ मिलेगा। जो भी वीडियो मिलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, बहुत शॉर्ट होगा। आप कम समय में चलते फिरते हुए देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसलिए जो आपके बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। चलो, गुड नाइट, स्वागत करते हैं आपका। जो आप सपने देखे हैं उनको साकार करने के लिए हमारा एक छोटा सा कदम रहेगा।
उसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। धन्यवाद।